हाई स्कूल का आखिरी दिन था, खेल का मैदान, और अचानक हवा में एक बेसबॉल बैट उड़ता हुआ आता है और सीधा एक छात्र के चेहरे पर बहुत जोर से टकराता है। बिल्कुल। नाक की हड्डी टूट जाती है, खोपड़ी में लगभग 6 फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। और फिर वो लड़का सीधा कोमा में चला जाता है। ये सुनने में तो किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है, पर ये मशहूर लेखक जेम्स क्लेयर की बिल्कुल असल कहानी है। हाँ, और उस भयानक चोट के बाद की उनकी रिकवरी वाकई मेडिकल साइंस और इंसानी जज्बे का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज के इस गहन अध्ययन में हम यही जानेंगे कि कैसे इतने भयानक हादसे के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाया, क्योंकि उन्होंने कोई रातों रात चमत्कार नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। महीनों के रिहैब के बाद जब जेम्स ने डेनिसन यूनिवर्सिटी में कदम रखा तो उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। उन्होंने सिर्फ अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर फोकस किया, जैसे समय पर सोना या अपना कमरा व्यवस्थित रखना। हाँ, और पढ़ाई का एक छोटा रूटीन बनाना और धीरे धीरे वजन उठाना शुरू करना। इन्हीं छोटी आदतों का संचय इतना शक्तिशाली था कि कॉलेज खत्म होते होते वो एक एकेडमिक ऑल अमेरिकन एथलीट बन गए। सोचिए, जिस इंसान की खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी, उसका इस मुकाम तक पहुंचना। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इन छोटे बदलावों के पीछे का विज्ञान क्या है। और क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति के जज्बे का नतीजा था? वही तो। अगर हम इस 1% वाले मैथ को एक व्यक्ति से निकालकर पूरी एक संस्था पर लागू करें तो क्या परिणाम मिलते हैं? देखिए, यहीं से ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का वो ऐतिहासिक उदाहरण सामने आता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। वो 110 साल वाली हार की कहानी। एग्जैक्टली। 2003 से पहले लगभग 110 सालों तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन इतना साधारण था कि यूरोप की एक बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल बेचने से मना कर दिया था। हाँ, उन्हें डर था कि कहीं हारने वाली इस टीम की वजह से उनके ब्रांड का नाम खराब ना हो जाए। मतलब एक सदी की असफलता को रातों रात तो नहीं बदला जा सकता था। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए जब 2003 में डेव ब्रेल्सफर्ड टीम के नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनकर आए तो उन्होंने एक नई नीति अपनाई, जिसे उन्होंने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहा, राइट? हाँ, उनका मानना था कि साइकिल चलाने से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांट लो और हर हिस्से में सिर्फ 1% का सुधार करो। और उस 1% सुधार की बारीकी वाकई हैरान करने वाली थी। उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया। मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने साइकिल की सीट को एर्गोनॉमिक रूप से थोड़ा और आरामदायक बनाया था। हाँ, और टायरों पर अल्कोहल रगड़ा ताकि ग्रिप बेहतर हो सके। वेट, उन्होंने एक सर्जन को भी तो टीम के साथ जोड़ा था। सही याद दिलाया। सर्जन को इसलिए जोड़ा गया ताकि खिलाड़ियों को हाथ धोने का बिल्कुल सही तरीका सिखाया जा सके, जिससे वो बीमार ना पड़ें। ये तो सच में मार्जिनल गेन्स है। उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से पूरी तरह सफेद भी रंगवा दिया था ना? हाँ, ताकि धूल का एक भी कण आसानी से दिख जाए और साइकिल की गियर्स खराब ना हो। जब ये सारे छोटे छोटे सुधार एक साथ मिले तो नतीजे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने 7% गोल्ड मेडल जीते और फिर अगले 1 दशक तक टूर de France में अपना दबदबा बनाए रखा। अगर इस 1% के गणित को कागज पर देखा जाए तो अगर कोई इंसान 1 साल तक हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार करता है तो साल के अंत में वो 37 गुना अधिक बेहतर हो जाता है। आदतें असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 37 गुना वाला आंकड़ा सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, पर असल जिंदगी में इस गणित के साथ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती जुड़ी है। आप वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जब भी हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में कोई बदलाव नजर नहीं आता। इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल या छिपी हुई क्षमता का पत्थर भी कहते हैं। मेहनत लगातार हो रही होती है लेकिन रिजल्ट्स नादारद होते हैं। इसे समझने के लिए वो पानी उबलने का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। हाँ, जैसे हम गैस पर पानी उबलने का इंतजार करते हैं। तापमान बढ़ता है, 90 डिग्री, 95 डिग्री, 99 डिग्री तक पानी बिल्कुल शांत रहता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। लेकिन जैसे ही तापमान 100 डिग्री होता है वो भाप बन जाता है। वही तो पॉइंट है। वो 99 डिग्री तक दी गई ऊर्जा बेकार नहीं गई थी, वो बस स्टोर हो रही थी। बदलाव के लिए उस थ्रेशोल्ड को पार करना जरूरी था। और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर भी यही होता है। लोग अक्सर जिम जाना या नई भाषा सीखना शुरू करते हैं और कुछ हफ्तों में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो 99 डिग्री पर है और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। वे इस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा की घाटी को पार नहीं कर पाते और यहीं पर हमारी पारंपरिक सोच फेल हो जाती है। वो सोच जो हमेशा गोल्स या लक्ष्य तय करने पर जोर देती है। हाँ, देखिए, विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं
ओलंपिक में दौड़ने वाला हर एथलीट गोल्ड मेडल ही जीतना चाहता है। तो असली अंतर उनके सिस्टम या प्रणाली का होता है। बिल्कुल सही। ये सिस्टम वाली बात सुनने में तार्किक लगती है, लेकिन मुझे इसमें एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर कोई व्यक्ति लक्ष्य ही तय न करे तो क्या वो बिना रडार के किसी जहाज की तरह नहीं हो जाएगा? हाँ, ये दुविधा बहुत आम है। मतलब दिशा के बिना सिर्फ एक सिस्टम होना क्या भटकाव नहीं लाएगा? आखिर जाना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए ना। देखिए, लक्ष्य पूरी तरह से बेकार नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए बेहतरीन होते हैं। उनसे पता चलता है कि हमें किस तरफ मुड़ना है। पर असली प्रगति उस दिशा में लगातार आगे बढ़ने से होती है। सही कहा। और वो प्रगति हमारी प्रणाली से होती है। लक्ष्य केवल रडार पर एक बिंदु है। अगर सिर्फ रडार को देखा जाए और इंजन स्टार्ट ही ना हो तो जहाज कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल। लक्ष्य हमें एक क्षणिक जीत दिला सकते हैं और भी खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं ये पालूंगा तब खुश होऊंगा। जबकि एक मजबूत सिस्टम आज की प्रक्रिया का आनंद लेने की आजादी देता है। एग्जैक्टली। अब अगर लक्ष्यों के बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान देना है तो एक नई चुनौती सामने आती है। वो क्या? जब वो निराशा की घाटी चल रही हो, पानी अभी 99 डिग्री पर ही हो और रिजल्ट तुरंत ना दिख रहे हो, तो उस सिस्टम को लंबे समय तक बनाए रखने की मानसिक ताकत कहाँ से आएगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिना परिणाम के हर दिन उसी सिस्टम को फॉलो करने की प्रेरणा कैसे पैदा की जाए? हाँ, क्योंकि रिजल्ट तो दिख नहीं रहे। यहीं से व्यवहार परिवर्तन का सबसे गहरा और मनोवैज्ञानिक हिस्सा शुरू होता है। हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी? हाँ, इंसान का दिमाग इंटरनल कंसिस्टेंसी चाहता है। हम जो मानते हैं कि हम हैं, हमारे काम उसी के अनुरूप होने चाहिए। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे? बदलाव के 3 स्तर होते हैं, जिन्हें प्यास की परतों की तरह समझा जा सकता है। सबसे बाहरी परत है परिणाम, यानी जो हम पाते हैं। अच्छा। बीच की परत है प्रक्रिया, यानी जो हम करते हैं। और सबसे अंदरूनी परत है पहचान, जो हम मानते हैं कि हम हैं। इसका मतलब है कि असली और स्थायी बदलाव तब आता है जब हम सीधे उस अंदरूनी परत पर काम करें। सही कहा। स्रोतों में सिगरेट छोड़ने वाले 2 लोगों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, जब पहले व्यक्ति को सिगरेट दी जाती है तो वो कहता है कि नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में ये काफी सकारात्मक लगता है, पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है, जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी पहचान अभी भी वही पुरानी है। बिल्कुल। इसके विपरीत जब दूसरे व्यक्ति को सिगरेट दी जाती है तो वो बस इतना कहता है कि नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन इसके पीछे का पूरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष खत्म हो गया। क्योंकि अब वो इंसान खुद को एक स्मोकर मानता ही नहीं है। उसकी पहचान बदल चुकी है। इसी से जुड़ी ब्रायन क्लार्क की कहानी भी बहुत प्रभावशाली है। उन्हें बचपन से ही तनाव में नाखून चबाने की गंभीर आदत थी। तमाम कोशिशों के बावजूद ये आदत छूट नहीं रही थी। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें मैनिक्योर करवाने के लिए कहा। और जब मैनिक्योर हो गया तो पहली बार उनके नाखून वाकई बहुत सुंदर दिखने लगे। यहाँ तक कि मैनिक्योर करने वाले ने भी उनके नाखूनों की तारीफ की। इस एक छोटी सी घटना से उनके अंदर अपने नाखूनों को लेकर एक पर्व या प्राइड की भावना पैदा हुई। और इंसान का दिमाग उस चीज को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जिस पर उसे गर्व हो। एग्जैक्टली। ये गर्व उनकी नई पहचान का हिस्सा बन गया और उन्होंने जिंदगी में फिर कभी नाखून नहीं चबाए। ये प्राइड वाला एंगल बहुत पावरफुल है। तो मतलब हर आदत असल में एक वोट की तरह काम करती है। बिल्कुल सटीक उदाहरण। हम जो भी छोटे छोटे कदम उठाते हैं वे हमारी नई पहचान के लिए एक वोट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन एक पन्ना लिखता है तो वो खुद की एक लेखक वाली पहचान के लिए वोट कर रहा है। और मजेदार बात यह है कि इस चुनाव को जीतने के लिए 100% वोटों की जरूरत नहीं होती। लोकतंत्र की तरह यहाँ भी बस बहुमत यानी मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, अगर नई पहचान बनाने की कोशिश चल रही हो और किसी एक दिन जिम जाना छूट जाए या एक दिन जंक फूड खा लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुनाव हार गए। सेका, एक गलत वोट से पूरी पहचान नहीं बदल जाती, बशर्ते ज्यादा वोट सही दिशा में पड़ रहे हों। ये वोटिंग सिस्टम तो समझ में आ गया, लेकिन दिमाग इन आदतों या वोटों को ऑटोमेटिक कैसे बनाता है? ये एक जरूरी सवाल है। क्योंकि अगर हर रोज सही वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति या विल पावर का इस्तेमाल करना पड़े तो इंसान मानसिक रूप से थक जाएगा। इसी को समझने के लिए हमें कॉग्निटिव लोड और न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान में जाना होगा। मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इस पर एक मशहूर प्रयोग किया था।
बिल्लियों वाला प्रयोग? हाँ, उन्होंने भूखी बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर खाना रख दिया। शुरुआत में बिल्लियां बाहर निकलने के लिए बेतरतीब ढंग से बॉक्स में इधर-उधर हाथ पैर मारती रहीं। फिर अचानक गलती से उनका पैर एक लीवर पर पड़ा, दरवाजा खुला और उन्हें खाना मिल गया। और जब उन बिल्लियों को दोबारा बॉक्स में रखा गया तो उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि लिवर दबाने से इनाम मिलता है। धीरे धीरे उन्होंने सारी अनावश्यक हरकतें बंद कर दी और सीधा लिवर दबाना सीख लिया। तो न्यूरोलॉजिकल स्तर पर क्या हुआ था यहाँ? हुआ ये कि जब बिल्ली को इनाम मिला तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ। इस डोपामिन ने दिमाग के न्यूरॉन्स को एक नया कनेक्शन बनाने का सिग्नल दिया। हमारा दिमाग बहुत ही ऊर्जा कुशल मशीन है ना? बिल्कुल, वो सोच विचार करने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ऊर्जा बचाना चाहता है। इसीलिए जब कोई काम बार बार इनाम देता है तो दिमाग उस काम को कॉन्शियस कंट्रोल से निकालकर अनकॉन्शियस ऑटो पायलट पर डाल देता है। इसी को आदत कहते हैं, ताकि मानसिक ऊर्जा बचाई जा सके। तो हमारा दिमाग हर उस चीज को ऑटोमेटिक कर देता है जिसका अंत किसी इनाम पर होता है। इसे पूरी प्रक्रिया को दी हैबिट लूप कहा जाता है और ये 4 चरणों में काम करता है। पहला है संकेत या क्यू, दूसरा है लालसा या क्रेविंग, तीसरा है प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स और चौथा है इनाम या रिवॉर्ड। जब भी ये लूप पूरा होता है न्यूरल पाथवे और मजबूत हो जाते हैं। और इन्हीं 4 चरणों से व्यवहार में बदलाव के 4 नियम निकलते हैं। अगर अच्छी आदत डालनी है तो इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इन नियमों को उलट देना है। जैसे संकेत को अदृश्य कर दें, लालसा को अनाकर्षक बना दें, प्रतिक्रिया को मुश्किल कर दें और इनाम को असंतोषजनक बना दें। ये 4 नियम असल में हमारे दिमाग की न्यूरोलॉजी को हैक करने का तरीका है। पर यहाँ एक आम धारणा सामने आती है जो अक्सर इस पूरे विज्ञान को चुनौती देती है। कौन सी धारणा? लोग अक्सर कहते हैं कि अगर जीवन को आदतों और रूटीन से बांध लिया जाए तो इंसान एक रोबोट बन जाएगा। हाँ, लोग सोचते हैं कि थोड़ी स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या बहुत सारे रूटीन रचनात्मकता को खत्म नहीं कर देते? ये एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आदतों का ऑटोमेटिक होना आजादी छीनता नहीं है, बल्कि आजादी का निर्माण करता है। वो कैसे? सोचकर देखिए, जिन लोगों की वित्तीय आदतें अच्छी नहीं होती वे हमेशा पैसे को लेकर संघर्ष करते हैं और आजाद महसूस नहीं करते। और जिनकी स्वास्थ्य की आदतें अच्छी नहीं है वे हमेशा थकान से जूझते हैं। सही कहा। जब हमारी बुनियादी आदतें खाना, सोना, काम करना स्वचालित हो जाती हैं, तभी हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास नई और रचनात्मक चीजों के बारे में सोचने के लिए ऊर्जा बचती है। मतलब अनुशासन ही असली स्वतंत्रता लाता है। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ये नजरिया बहुत स्पष्टता लाता है कि आजादी और अनुशासन दुश्मन नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए इस हैबिट लूप के पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियम की गहराई में चलते हैं, यानी इसे स्पष्ट बनाएं। क्योंकि हैबिट लूप की शुरुआत संकेत यानी क्यू से होती है। पर मुश्किल ये है कि जब आदतें गहरी हो जाती हैं तो उनके संकेत पूरी तरह से अचेत यानी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब कोई ट्रिगर दब गया। हमारा दिमाग असल में एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। हाँ, वो लगातार आसपास के माहौल को स्कैन करता रहता है और बिना हमारी जागरूकता के पैटर्न पहचान लेता है। स्रोतों में एक महिला पैरामेडिक की कहानी इसका बहुत ही अचूक उदाहरण है। वो अपने पारिवारिक समारोह में गई थी, राइट? हाँ, उसने अपने ससुर का चेहरा देखकर तुरंत बोला कि उन्हें अभी अस्पताल जाना चाहिए। जबकि ससुर को बिल्कुल ठीक लग रहा था, उन्हें कोई दर्द नहीं था। पर अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उनके दिल की मुख्य धमनी ब्लॉक थी और उन्हें हार्ट अटैक आने ही वाला था। उस पैरामेडिक ने बिना किसी मेडिकल मशीन के ये कैसे भाप लिया। सालों तक हार्ट अटैक के मरीजों को देखने के बाद उसके दिमाग ने अचेतन रूप से चेहरे के रंग, त्वचा की नमी और खून के बहाव के पैटर्न को एक खतरे के संकेत के रूप में पहचानना सीख लिया था। वो चेतन रूप से ये नहीं बता सकती थी कि उसने क्या देखा, लेकिन उसके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क ने पैटर्न मैच कर लिया था। बिल्कुल, और यही प्रेडिक्शन मशीन बुरी आदतों के मामले में हमारे खिलाफ काम करती है। जैसे एक स्टोर क्लर्क कस्टमर का क्रेडिट कार्ड लेता है और उसे गलती से गिफ्ट कार्ड समझकर कैंची से काट देता है, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त ऑटो पायलट पर था। इसीलिए आदतों को बदलने का पहला कदम उन अचेतन संकेतों को वापस चेतन स्तर पर लाना है, उन्हें स्पष्ट बनाना है। जापानी रेलवे का पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम इसका एक शानदार व्यवहारिक तरीका है। वहाँ ट्रेन के ड्राइवर और कर्मचारी हर सिग्नल, हर स्पीड लिमिट को अपनी उंगली से दिखाते हैं और जोर से बोलते हैं, जैसे
सिग्नल ग्रीन है। बाहर से देखने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि वे हवा में उंगली दिखाकर खुद से क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन न्यूरोलॉजिकल रूप से जब हम किसी चीज की ओर इशारा करते हैं और उसे जोर से बोलते हैं तो हम एक से ज्यादा इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं। इससे वो क्रिया अचेतन से निकलकर जागरूक नियंत्रण में आ जाती है। और एक तरीके से जापानी रेलवे में गलतियों में 85% की कमी आई। आम जिंदगी में इसे हैबिट स्कोर कार्ड के जरिए लागू किया जा सकता है। हाँ, दिन भर की आदतों की एक लिस्ट बनाना और उन्हें जोर से बोलना ताकि हम जागरूक हो सकें कि हम ऑटो पायलट पर क्या कर रहे हैं। एक बार जब जागरूकता आ जाए तो नई आदत डालने के लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यानी कार्यान्वयन का इरादा बहुत काम आता है। 2001 में ब्रिटेन में व्यायाम करने वालों पर एक अध्ययन हुआ था। जिस समूह ने अपनी डायरी में सिर्फ इतना लिखा कि मैं इस दिन को इस समय पे इस स्थान में व्यायाम करूंगा, उस समूह के 91% लोगों ने वास्तव में व्यायाम किया। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके अंदर प्रेरणा या मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल में उनके अंदर स्पष्टता की कमी होती है। जब समय और स्थान पहले से तय होते हैं तो दिमाग को फैसला लेने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। और इसी स्पष्टता को डिड्रोट इफेक्ट के जरिए और मजबूत किया जा सकता है। डिड्रोट इफेक्ट? हाँ, वो फ्रांसीसी दार्शनिक डेनिस डिड्रोट वाली कहानी। बिल्कुल। वे एक बार बहुत पैसे वाले हो गए जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने उनकी लाइब्रेरी खरीद ली। उन्होंने उन पैसों से एक बेहद खूबसूरत लाल बागा यानी स्कारलेट रोब खरीदा। लेकिन उस महंगे लाल बागे को पहनने के बाद उन्हें लगा कि उनके घर की बाकी पुरानी चीजें उस बागे के साथ मेल नहीं खा रही हैं। ये इंसान की उसी इंटरनल कंसिस्टेंसी की चाहत का नतीजा था ना। हाँ, उन्होंने अपना गलीचा बदल दिया, फिर गलीचे के हिसाब से मेज बदल दी, फिर कुर्सियां बदल दी। एक खरीदारी ने दूसरी खरीदारी की इच्छा पैदा की और एक पूरा चेन रिएक्शन बन गया। इंसान का दिमाग चीजों को अलग थलग नहीं बल्कि एक चेन के रूप में देखता है। हम सभी कभी ना कभी इस डिड्रोट इफेक्ट का शिकार होकर बेवजह खरीदारी करते हैं। एक पैंट खरीदते हैं तो उसके साथ मैचिंग शर्ट भी लेनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन हैबिट स्टैकिंग इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को हमारी सबसे बड़ी ताकत बना देता है। सही कहा। हम वर्तमान में मौजूद एक मजबूत आदत को नई आदत के लिए ट्रिगर बना सकते हैं। जैसे सुबह की कॉफी पीने के तुरंत बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा। यहाँ कॉफी पीना एक स्पष्ट संकेत बन जाता है। एक आदत चेन रिएक्शन की तरह दूसरी अच्छी आदत को ट्रिगर करने लगती है। इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार यही है कि सूचनाओं के इस भारी शोरगुल और इन्फो ओवरलोड के बीच सफलता का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। रातों रात कोई बदलाव नहीं होता। छोटे छोटे 1% सुधार, हमारी आदतों का ऑटोमेशन और सबसे महत्वपूर्ण हमारी पहचान में बदलाव, यही वो प्रणाली है जो लंबे समय में असाधारण परिणाम देती है। ये वाकई एक ऐसा शॉर्टकट है जो बिना अभिभूत हुए बस आज की एक छोटी सी आदत पर फोकस करने की ताकत देता है। पर आज के इस गहन अध्याय को समाप्त करने से पहले एक विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? हमने बात की कि हमारी आदतें ही यह तय करती हैं कि हम कौन हैं। वो हमारी पहचान के लिए वोट है। हाँ। तो जरा सोच कर देखिए, जब जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, जैसे किसी का रिटायरमेंट हो जाना, किसी नई जगह शिफ्ट हो जाना या कोई ऐसी भयानक चोट लगना जिसने जेम्स क्लियर की सारी पुरानी दिनचर्या ही छीन ली थी। ये तो जिंदगी के बहुत बड़े मोड़ होते हैं। तो जब अचानक से हमारा पुराना माहौल और हमारी वो पुरानी आदतें रातों रात रुक जाती हैं, तो उस खालीपन में हमारी पहचान का क्या होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या पुरानी आदतों के रुकते ही हमारी पहचान मिटने लगती है, या क्या उस शून्य में हमें मजबूरी में बिल्कुल शुरुआत से पूरी तरह से एक नई पहचान गढ़नी पड़ती है? हम सबको इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए।